जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी एग्ज़ाम पेपर, जो कि फिर से आज फुल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। टोटल 50 क्वेश्चन का। और फिर से जो क्लास जो है बिल्कुल इंडियन आर्मी ने जो अभी चेंज किया है सिलेबस, उस चेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चन लाया है, जिसमें कि जीके का 20 क्वेश्चन है, साइंस का 15 क्वेश्चन और मैथ का 15 क्वेश्चन है। और ये जो है आप एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है तो इस 50 क्वेश्चन को लगाइए और देख लीजिए कि इस 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपसे बन पाता है, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ इस चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लाइक नहीं करा है तो लाइक भी कर लीजिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाली लड़ाई कौन सी थी। यानी कि मुगल साम्राज्य जब स्थापना हुआ था, सबसे पहली लड़ाई कौन सा लड़ा था। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में आपका आंसर क्या है। आंसर मिला लीजिए, और आंसर के बाद जो मैं बताऊँगा पॉइंट, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा पानीपत का युद्ध आपका करेक्ट आंसर है। तो इससे पिछले वाला क्लास में मैंने बताया था कि पानीपत में 3 लड़ाई हुआ था, और मैंने तीनों के बारे में बताया था किस किस के बीच हुआ था। तो लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है मुग़ल साम्राज्य का, मैं वही बताऊँगा यहाँ पर। देखिए, मुग़ल साम्राज्य का जो आपका उदय हुआ था ये पानीपत के युद्ध से ही हुआ था। और पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, ठीक ना। इब्राहिम, ठीक है, लोदी के साथ हुआ था, ठीक है ना, जिसमें कि बाबर विजय हुए थे, ठीक है ना। ये लड़ाई हुआ था पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसके बाद ही मुग़ल साम्राज्य का स्थापना हुआ था। तो यानी कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे, तो बाबर ही थे। मैं यहाँ लिखता हूँ मुग़ल एम्पायर, ठीक है ना, एम्पायर, ठीक है ना। मुग़ल एम्पायर का स्थापना करने वाला बाबर था, और ये 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। आगे है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या है। बुक्स एंड ऑथर से आपके एक क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो जो भी इम्पोर्टेंट बुक है उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आपका करेक्ट आंसर है। आगे है कि किसके द्वारा भारत के राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। यानी कि देखिए, मुख्यमंत्री जो अपॉइंट करते हैं तो उसको शपथ कौन दिलाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। उस राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री का शपथ दिलाते हैं, नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री के लिए बनने के लिए न्यूनतम कितनी एज होनी चाहिए, कितनी आयु होना चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम 25 वर्ष का आयु चाहिए। और 25 वर्ष जो है आपका ऐसे है, देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा, ठीक है, लोकसभा या फिर राज्यसभा का, या फिर मैं यहाँ लिखता हूँ राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा में मेंबर बनने के लिए मिनिमम 25 वर्ष का, और राज्यसभा में मिनिमम 30 ईयर का आपको एज चाहिए। तब यहाँ पर कोई लोकसभा या राज्यसभा में ज्वाइन कर सकता है, और उसके बाद ही प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष का कम से कम आयु चाहिए। आगे है कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यानी कि विच सेक्टर इज़ नॉन एज प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में जो जाना जाता है ये आपका ऑप्शन नंबर 1 कृषि को जाना जाता है। देखिए, तो प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सा आता है ये भी नोट कर लीजिए। पहला तो आपका हो गया एग्रीकल्चर हो गया, देखिए कहीं कहीं ऑप्शन में आपके अलग भी मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपका हो गया फिशिंग हो गया, ठीक है ना। फिशिंग भी क्या है, प्राइमरी सेक्टर में है। आगे है माइनिंग भी क्या है, प्राइमरी सेक्टर में है, ठीक है। और भी जैसे फॉरेस्ट्री है, ये सब क्या है, ये आपका प्राइमरी सेक्टर में है। तो एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग और फॉरेस्ट्री याद रखिएगा, आप एग्जाम में कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कामाख्या देवी मंदिर जो है ये गुवाहाटी में है, और गुवाहाटी कहाँ है, असम के अंदर है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी आप नोट कर लीजिए, गुवाहाटी, ठीक ना। और वहाँ पर एक मेला लगता है, ठीक है ना, अंबुबाची करके मेला लगता है हर साल, ठीक है, उसी मंदिर में, ठीक ना। आगे है सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार या मेडल कौन सा है।
यानी इंडिया में सबसे जो ज़्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज़्यादा जो सर्वोच्च है वो कौन सा पुरस्कार है वीरता का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में परमवीर चक्र आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि कौन से सिटी में है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर है। तो बेंगलुरु कहाँ पर है, तो ये कर्नाटका में है। कहाँ पर है, कर्नाटका में है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी कि आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, तो ये जो है आपका दुबई में है। और दुबई कहाँ है, तो ये है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में है, ठीक है ना। आगे है भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैका। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरता है। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा, कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरता है, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर। ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है, यानी कि कौन से स्टेट से गुजरता है, तो देख लीजिए यहाँ पर गुजरात से गुजरता है, पश्चिम बंगाल से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है। इसके अलावा आपका एमपी मैं नोट कर देता हूँ, यानी कि मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है, ठीक है। इसके अलावा एमपी के अलावा आप देखिए छत्तीसगढ़ है, मैं सीजी कर देता हूँ, छत्तीसगढ़ है, जब झारखंड है, इन सब राज्य से होकर टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है हमारा कर्क रेखा, ठीक है। आगे है कि किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया, कौन से संशोधन ने। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 86वां संशोधन ने इसको ये मौलिक अधिकार बना दिया। और 86वां संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2002 में हुआ था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिसमें कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए आपका ये जो एजुकेशन है ये मौलिक कर दिया, यानी कि फंडामेंटल राइट बना दिया। और ये भी नोट कर लीजिए, यानी कि आपका जो आर्टिकल आपका 21A जो है ना, ये 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, ठीक ना, फ्री एजुकेशन मैं यहाँ कर देता हूँ। और साथ साथ में कंपलसरी एजुकेशन भी कर दिए हैं, ठीक है ना, यानी कि ये इसी आर्टिकल 21A में, ठीक है ना। चलिए आगे है कि पलासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो पलासी की लड़ाई जो है ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था, तो ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फोर्स थे, ठीक ना, के जो फोर्स थे के सैनिक, इस ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो फोर्स थे उनके बीच, और बंगाली नवाब जो थे, ठीक ना, मैं यहाँ नोट करता हूँ, बंगाली नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है ना, ये यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी और बंगाली नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये 1757 में पलासी की लड़ाई हुआ था, ठीक है ना। यार यहाँ पर ये सभी पॉइंट जो मैंने लिखवाया है ये सभी पॉइंट आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अभी इसको आप नोट करते रहिए, आप एग्जाम में बहुत काम आने वाला है जितना सारा मैंने क्लास करवाया है। आगे है कि दुनिया का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में डॉट बिल्कुल नहीं होइएगा, और यहाँ पर ये भी दिया गया है बाय वॉल्यूम दिया गया है। देखिए अगर कुछ नहीं दिया रहे ना तो तभी मैं बताऊंगा, और वॉल्यूम दिया रहे तब, और सरफेस एरिया यानी कि क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है मैं सब बताऊंगा, इसमें आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पानी का झील जो है ये है बाइकाल झील, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाय वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है, तो ये आपका रशिया में है, ठीक है ना, ये भी नोट कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसा बोलें कि दुनिया में सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है, तो ये सुपीरियर झील है। कौन सा है, सुपीरियर झील। तो देखिए यहाँ पर सुपीरियर झील जो है ये आपका एरिया में सबसे बड़ा, यानी सरफेस एरिया में सबसे बड़ा झील आपका जो ताजे पानी का है वो है सुपीरियर। लेकिन वॉल्यूम की बात करूंगा मैं, अगर आयतन यानी कि सबसे बड़ा झील कौन सा है, उस कंडीशन में आपका बाइकल झील हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, गलती मत करिएगा अपने एग्जाम में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है।
तो देखिए यहाँ पर समानता का अधिकार से संबंधित जो है ये है आपका अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि 2024 में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता वाला है। देखिए सौर ऊर्जा क्षमता यानी कि इंस्टॉल्ड जो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, लग चुका है, सोलर पावर कैपेसिटी, ये 2024 में, यानी कि ये क्वेश्चन जो आपके हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो आपके आर्मी एग्जाम में करंट अफेयर भी आएंगे, ठीक है ना, जीके के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट आपका आंसर है। राजस्थान हो जाएगा। देखिए राजस्थान जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो राजस्थान में भी जो सिटी जैसे कि मान लीजिए जैसलमेर, यहाँ पर लिख देता हूँ जैसलमेर, ठीक है ना, एक हो गया आपका जोधपुर हो गया, ठीक है ना, जोधपुर हो गया, इस सब सिटी में क्या है बहुत ज़्यादा क्या है सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, यूनाइटेड नेशन के वर्तमान महासचिव कौन है। तो यहाँ ये जो है एंटोनियो गुटेरेस जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर 2017 से ही थे और अभी तक भी हैं, ठीक है ना। देखिए 2017 से 2022 तक थे और 2022 से भी इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ठीक ना। चलिए आगे है कि दुनिया का सबसे छोटा देश किसे कहा जाता है। तो सबसे छोटा देश जो है दुनिया का, वर्ल्ड का, ये है आपका वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। आगे है कि भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा कौन सा देश साझा करता है, यानी इंडिया से सटे हुए जो आपका देश है वो सबसे ज़्यादा कौन से देश से सटा हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश जो है आपका करेक्ट आंसर है। आगे है कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की। तो 2024 में जो मेज़बानी किया ये किया आपके ब्राज़ील ने, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर है। देखिए ब्राज़ील है, लेकिन 2025 में भी नोट कर लीजिए, आप एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। ये है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक ना, साउथ अफ्रीका में ये होने वाला है 2025 का, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। क्वेश्चन गौर से देख लीजिए, ऊर्जा स्रोत नहीं है यानी नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। देखिए यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी आपका सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, जिसको हम लोग रिन्यूएबल कर सकते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। देखिए विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा भी है, और हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत जो भी है ये भी है। लेकिन नेचुरल गैस ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, फॉसिल फ्यूल है। क्या ये फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल मतलब क्या है, देखिए ज़मीन के अंदर में लाखों हज़ारों साल तक एनिमल जो है, कुछ भी पेड़ पौधे जो है दब के जो सड़ जाता है, उसके बाद जो बनता है ना वो, उसके बाद नेचुरल गैस बनता है यानी प्राकृतिक गैस बनता है। ये काफ़ी लाखों हज़ारों सालों तक का ये टाइम लगता है इसमें, इसलिए आपका रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। आपके ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर है। आगे है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आयोडीन की कमी से जो होता है घेंघा यानी कि गॉइटर जो होता है ये बीमारी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे है कि पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो पृथ्वी के क्रस्ट, तो आपने क्या पढ़ा था, क्रस्ट जो है ना आपका सबसे ऊपरी परत है। तो क्या है, सबसे ऊपरी परत है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। उसके निचली परत को यानी पृथ्वी के उसके बाद जो क्रस्ट के बाद मिलता है वो क्या होता है, मेंटल होता है। और तीसरे जगह लास्ट पार्ट जो होता है सेंटर पार्ट, ये सेंटर पार्ट को क्या कहा जाता है, तो कोर कहा जाता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा था पिछले वाली क्लास में, तो यानी जितने आपने क्लास नहीं देखा है ना सभी क्लास को करिए, आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाला है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो क्या है, सबसे जो ज़्यादा तत्व है प्रचुर है ये है ऑक्सीजन। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा धातु लोहे के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनता है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, क्रोमियम जो है आपका करेक्ट आंसर है। अप टू 30% तक, 10% से लेकर 30% तक क्रोमियम मिलाया जाता है तब स्टेनलेस स्टील बनता है। इसके साथ और भी है, जैसे कि निकेल भी है ना, निकेल भी मिलाया जाता है, लेकिन ये इसका परसेंटेज कम है, ठीक है ना। अब आगे है, जब एक चलती हुई ट्रेन अचानक रुक जाती है तो एक आदमी गिरने की संभावना रखता है। यानी चलती हुई ट्रेन ये अगर रुक जाए अचानक से, ठीक है, या एक चलती हुई बस अचानक से रुक जाता है तो आदमी किधर की तरफ गिरेगा। तो आदमी जैसे कि इधर जा रहा है ना, अचानक से रुक जाएगा तो आदमी इस तरफ गिरेगा यानी कि आगे की ओर गिरेगा। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाता है।
आगे है कि रेबीज किस कारण से होता है। रेबीज जो डिजीज़ है ना, ये किस कारण से होता है। तो आपने पढ़ा होगा कुत्ते के काटने से ये रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त, कौन सा ब्लड जो है ना यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यानी कौन सा इसमें से ब्लड है, ब्लड वाले ग्रुप जो कोई भी ब्लड ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में, यानी ए बी पॉजिटिव, ए बी प्लस, यानी कि ए बी पॉजिटिव वाले लोग जो भी ब्लड ग्रुप हैं वो कोई सा भी ब्लड अपने आप में वो ले सकते हैं, चाहे कोई भी ब्लड हो, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये आपका है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। और यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन के अलावा ओ नेगेटिव, यहाँ पर ओ नेगेटिव में अगर ओ माइनस यहाँ पर है तो ओ नेगेटिव वाले जो है ना ये डोनर हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है यूनिवर्सल डोनर नोट कर लीजिएगा। डोनर मतलब ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, किसी को भी ब्लड दे सकते हैं ओ नेगेटिव वाले। तो दोनों जो आपका पॉइंट है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक जो है आपका Na है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक होने का कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, हार्ट अटैक होने का कारण क्या है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी में कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे है एक सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी इसमें से कौन सा जो है ना आपका केमिकल जो फार्मूला आपका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा है, तो ये जो आपका है H2SO4 यानी कि H2SO4 जो है ना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि BCG की वैक्सीन का उपयोग किस रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है। तो BCG का उपयोग वैक्सीन जो यूज़ किया जाता है ये ट्यूबरक्लोसिस में किया जाता है, तपेदिक यानी कि इसको क्या TB भी कहते हैं, ठीक है ना। आपका हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं, क्षय रोग भी बोला जाता है। आपके क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, ये देख लीजिएगा, तपेदिक भी हो सकता है, यानी क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेने की कोशिश करिएगा। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB, क्षय रोग आपका कुछ भी आ सकता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा तरल सबसे कम घनत्व वाला है। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन में सबसे घनत्व जो आपका है ये आपका पेट्रोल का है, क्योंकि पेट्रोल को जब पानी में डालेंगे ना, पानी में डालेंगे तो पानी के ऊपर चला जाएगा, ये पानी के ऊपर चला जाएगा, इसलिए सबका घनत्व जो है सबसे कम है। आगे है कि रात अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, यानी रात में अगर कोई नहीं देख पाता है तो ये कौन से विटामिन का ये कारण है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। रतौंधी जो होता है ना विटामिन ए की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। आगे है कि वायु में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो वायु में, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रचुर आपका जो है कौन सा गैस है, तो ये है आपका नाइट्रोजन, ठीक है, ये 78% तक समझ लीजिए, ठीक ना। उसके बाद जो है ना आपका ऑक्सीजन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया गया है कि चूहा विष यानी चूहे का जहर जो होता है रासायनिक नाम क्या है उसका, ठीक है ना। तो रैट पॉइजन का जो रासायनिक आपका नेम है ये आपका जिंक फॉस्फाइड जो है ना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके मैथ के मिलेंगे और 15 क्वेश्चन को आप जहाँ लगे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो जैसे अगर नहीं पता है ना तो मैं समझाऊंगा, उस चीज़ को समझने का कोशिश करिएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अकेले उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि कोई भी कार्य है उस कार्य को ए जो है 12 दिन में करता है, ठीक है ना। और बी उसे कार्य को 8 दिन में पूरा करता है और बी जो है उसे 8 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, यानी कि टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि 12 गुना में 8 बटा में 12 प्लस में 8 करना पड़ेगा आपको। अब जो भी काट के आपका आ जाएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। जब दोनों मिलकर काम करेगा ना तो यहाँ पर नीचे में प्लस करेंगे, ऊपर तो गुना होगा ही। तो मैंने बताया था कई सारे आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देख लीजिए 12 गुना में 8 बटा में कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा ये। तो यानी 12 8 20, अब काट लीजिए 4 पंचे 20 और 4 दूना में 8, अब नहीं कटेगा ना, तो 12 दूना में 24 बटा में 5, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 चौका 20 5 अठे 40, 4.8 आपका दिन यहाँ पर पॉइंट में दिया गया है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। यहाँ पर क्या कह रहे हैं
एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है और एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है। मैंने क्या बताया था, जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा कोई ट्रेन, ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, तो डिस्टेंस कितना चलेगा, तो डिस्टेंस चलेगा प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई की दूरी में डिस्टेंस आपका हो जाएगा उसका। तो वही तो बात है कि जब प्लेटफॉर्म कर रहा है तो कितना दूरी चलेगा, तो यानी कि दोनों की आपकी लंबाई, तो यहाँ पर एक का लंबाई मुझे दे दिया गया है, तो दूसरा का लंबाई निकाल लेंगे ना घटा के। तो पहले ये तो देख लीजिए कि डिस्टेंस कितना चला, तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर स्पीड भी दे दिया गया आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा और आपको टाइम भी दे दिया गया 25 सेकंड, लेकिन यहाँ दिया है घंटे में, ये दिया है सेकंड में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 72 को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या मैंने बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। तो स्पीड कितना हो जाएगा, पहले देख लीजिए 72 है, अब 72 को मैं क्या करूँगा 5/18 से गुना कर दूंगा, तो 72 क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड बन गया। तो आपका स्पीड हो गया ये, गुना में टाइम कितना दिया गया 25, तो 25 यहाँ पर कर लीजिए। देखिए 18 चौका 72, 4 पंचे 20 और 20 यानी कि 500, क्या हो जाएगा 500 मीटर हो गया, कितना टोटल इसका डिस्टेंस निकल गया ना, डिस्टेंस टोटल निकल गया, यानी 500 मीटर में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी शामिल है और ट्रेन की लंबाई भी शामिल है। तो ट्रेन की लंबाई तो यहाँ दे दिया गया ना, तो जो बच जाएगा क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा 500 माइनस में 200 यानी ट्रेन की लंबाई, यानी कि 300 मीटर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आगे दिया गया है कि 5 लोगों के समूह की औसत 30 वर्ष है, यानी 5 लोगों का जो एवरेज एज है ना, ये आपका कितना दिया गया है 30 दिया गया है। एक छठा व्यक्ति समूह में शामिल होता है और औसत 32 हो जाता है। देखिए एक व्यक्ति इसमें और आ गया, अब औसत अब कितना हो गया, यानी आपका एवरेज कितना हो गया 30 से 32 हो गया। तो छठे व्यक्ति का आयु कितना है, अब देखिए यहाँ पर औसत क्यों बढ़ा, क्योंकि ये एक व्यक्ति शामिल हो गया, तो जो बढ़ा ना वो किसका बढ़ा, तो छठे व्यक्ति का ना, तो वही इसका बोल रहा है कि छठे व्यक्ति का आयु कितना है। अब देख लीजिए यहाँ पहले कर लीजिए, देखिए टोटल पहले निकाल लीजिए, टोटल कितना, टोटल 5 लोगों का, तो टोटल निकालें क्या करते हैं हम लोग, एवरेज में हम लोग टोटल नंबर से गुना कर देते हैं, 5 है यानी कि 5 या 15 150 जो टोटल आपका एज किसका था 5 लोगों का था। अब कितना हो गया 6 टोटल, मैं 6 टोटल यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देता हूँ, यहाँ पर 6 हो जाए 6 लोगों का जो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 32 गुना में 6 करना पड़ेगा, क्योंकि अब एज कितना हो गया आपका एवरेज एज 32 हो गया, कितने लोगों का 6 लोगों का ना, तो 6 से गुना करना पड़ेगा ना, 6 गुना में 12, 6 तरीका 18, 19, 192 हो गया। यानी कि अब देखिए यहाँ पर क्यों बढ़ा ये, क्योंकि एक व्यक्ति शामिल हो, पहले 5 लोग था यहाँ पर, अब 6 लोग हो गया, तो वही बोल रहा है कि छठे का एज कितना हो जाएगा, तो जो बढ़ा है ना वही तो उसका हो जाएगा, यानी छठे लोगों का जो आपका एज हो जाएगा 192 माइनस में 150 यानी कि 42 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। इसका शॉर्टकट भी फार्मूला है, लेकिन शॉर्टकट नहीं बताया है, फालतू में आप फार्मूले को याद मत करिए, ठीक है ना। चलिए आगे दिया गया है कि 5000 की राशि को 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, तो कुल ब्याज कितना होगा। इसमें प्रिंसिपल कितना दिया गया है 5000 दिया गया है, आपका रेट कितना दिया गया है, तो रेट दिया गया है 10%, और टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम दिया गया है 2 ईयर, ठीक है ना। इसमें क्या निकालना है आपको, SI निकालना है, तो SI का फार्मूला क्या होता है PRT/100, ठीक है ना, यानी कि दिया गया है 5000 गुना में 10 गुना में 2/100, 0 0 0 कट जाएगा, 500 गुना में 1000 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ये ए में दिया गया है। आगे है कि 2 भाइयों का उम्र 3:5 के में है, उनकी उम्र का योग 40 वर्ष है, तो बड़े भाई का उम्र क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए छोटे भाई का उम्र कितना हो जाएगा, मैं मान लूँगा यहाँ पर 3x हो जाएगा छोटे भाई का, और बड़े भाई का उम्र कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, समझ लीजिएगा, यहाँ पर छोटे भाई का 3x और 5x है। अब दोनों का योग कितना दिया गया है 40 दिया गया है ना, यानी कि 3x प्लस में 5x बराबर मुझे 40 दिया गया है। अब कितना हो जाएगा 8x बराबर में 40 हो जाएगा, यानी x बराबर में कितना हो जाएगा 40/8, काटे कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, यानी x बराबर में कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5x का है, बड़े भाई का है ना, वही पूछ रहा है मुझे ना, यानी बड़े भाई का एज कितना हो जाएगा, बड़े भाई का एज कितना हो जाएगा 5x दिया गया है, तो 5 गुना में x का वैल्यू कितना है 5 निकल गया, 5 गुना में 5 यानी कि 25,
एक्स का जब मैंने क्या रख दिया, 5 का वैल्यू रख दिया, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे है कि 4x प्लस में से 7 इक्वल टू 19, तो यहाँ पर x का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले 4x रखेंगे बराबर में 19, इसको मैं इस तरफ कर दूंगा, ठीक है ना, यानी 7 इस तरफ आ जाएगा, ये घटाक हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4x, तब x बराबर कितना हो गया 12 बटा में 4, काट कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर आपका ये सी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। यहाँ पर क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन देखना है, डरना नहीं है, ठीक है ना। आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन का करने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अब ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना है, एग्जाम पास में आपका आ गया है, ठीक है ना। आगे है कि एक कंटेनर में दूध और पानी का मिश्रण 4:1 अनुपात में है। यदि 10 लीटर मिश्रण को निकाल कर 10 लीटर पानी डाल दिया जाए तो अनुपात 2/1 हो जाएगा। तो कुल मिश्रण की मात्रा क्या है? क्वेश्चन गौर से देख लीजिए। यहाँ पर दूध और पानी का मिश्रण कितना दिया गया है? 4:1 दिया गया है ना। मिक्सचर कितना दिया गया है दोनों का? इतना। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर दूध कितना यहाँ पर है, दूध मान लूँगा मैं 4x, और पानी कितना मान लूँगा मैं, पानी मान लूँगा मैं यहाँ पर x मान लूँगा, क्योंकि 1 है ना, तो x हो जाएगा। अब देखिए टोटल आपका दिया गया है 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। देखिए गौर से देख लीजिएगा, 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, यही एक मेन पॉइंट है। अब 10 लीटर में इसका रेशियो कितना है? 4:1 है ना, यानी कह सकते हैं इसमें दूध कितना है, यानी कि मैं करता हूँ मिल्क कितना है इसमें है 10 गुना में पहला भाग है 4, और टोटल कितना है 4×1 5 है ना, तो 5 से गुना कर लीजिए यहाँ पे 4/5 से, तो 5 घटा 5 10, यानी कि 8 लीटर क्या है आपका, 8 लीटर क्या इसमें मिल्क है, और वाटर कितना आपका है, तो यहाँ पर 2 लीटर, 8 लीटर और 2 लीटर यानी 10 लीटर तो है ना, 2 लीटर क्या बन जाएगा आपका, पानी बन जाएगा। अब क्या कह रहा है, दोनों का अनुपात मैं कर देता हूँ यहाँ पर 4x बटा में x तो दिया ही गया है मुझे पहले का अनुपात, ठीक है ना। अब उसमें से 10 लीटर निकालता है ना, तो मिल्क कितना निकलेगा, 8 लीटर निकलेगा ना, तो 8 लीटर मैं इसे माइनस कर दूंगा, और पानी कितना निकलेगा, तो 2 लीटर निकलेगा। मैंने इसमें ये क्यों, ऊपर में दूध है नीचे में पानी है, मैंने x माइनस में 2 कर दिया, 8 और 2 10 निकल गया ना। अब क्या कह रहा है कि उसमें 10 लीटर पानी डाल दिया गया, तो पानी वाला में 10 लीटर आप ऐड कर दीजिए इसमें आप, क्यों ऊपर तो दूध है ना। अब अनुपात कितना बन जाता है, 2:1 बन जाता है ना, 2/1 बन जाता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको आप इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए। देखिए 2 से मैं गुना करूँगा, 1 से गुना करूँगा, इसमें ना कितना हो जाएगा, ये 4x माइनस में 8 ही रहेगा, और ये कितना बन जाएगा 2 से, ये x है ना, तो कितना बन जाएगा आपका 2x बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर -2 है, अब +2 है, तो कितना है आपका 8 हो जाएगा, घटा के ना, प्लस में 8 हो जाएगा, तो 8 दूना में ये 16 हो जाएगा, 16। अब क्या कर लीजिए यहाँ पर, अब इसको प्लस माइनस कर दीजिए, यानी कितना बन जाएगा आपका ये, तो ये 4x, इसको मैं इस तरफ लाऊंगा तो कितना बन जाएगा आपका 2x बन जाएगा, और इसको मैं इस तरफ करूँगा तो ये माइनस में इस तरफ प्लस में आ जाएगा, यानी हो जाएगा 24, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 12। अब 2x बराबर में दिया गया है 24, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब x बराबर में 12 हो जाएगा तो बोल रहा है कुल मिश्रण कितना है, तो 4x पानी है और दूध है, और x क्या है, पानी है, तो यानी कि 4 और 1 5x है ना, टोटल 5x है, यानी कि 5 गुना में x का वैल्यू कितना है 12 है, 12 कर दीजिए यहाँ पर, तो 12×5 = 60 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। देखिए मैंने समझाया है तो आपको टाइम लगा है, लेकिन आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस क्वेश्चन आपको समझना है, ठीक है ना। देखिए आप समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए इतना क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएंगे आपको एग्जाम में, लेकिन तभी मैंने 1-2 क्वेश्चन, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहिए, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन आपके एग्जाम से थोड़ा सा लेवल ऊपर है ये। आगे है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है और 2500 रुपया बचाता है, तो उसकी कुल आय कितना है। देखिए टोटल 100% क्या होता है, टोटल आय और व्यय दोनों होता है, तो इसमें से आय कितना है इसका 75% है ना, तो 100 में से 75% घटा दीजिए, क्या बच जाएगा 25% ना। तो अगर मान लीजिए इतना खर्च करता है तो बचत कितना करता है, 25% बचत करता है ना। 25% मतलब कितना, 2500 दिया गया है, 25% बचाता है यानी कि 2500 बचाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी 1% बचाएगा तो कितना हो जाएगा, 1% बचाएगा तो 2500 बटा 25 हो जाएगा ना, यानी कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा। अब ये निकालना है आपको टोटल 100% निकालना है, 100% का टोटल इनकम पूछ रहा है ना, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% में क्या हो जाएगा 100 गुना में 100 करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको किया है पॉइंट में, इसको पॉइंट में किया है, 25% बराबर है 2500, तो 1% बराबर है 2500 बटा में 25, और तब 100% बराबर क्या हो जाएगा 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 10,000 क्या हो जाएगा उसका टोटल इनकम। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया उसका।
आगे है कि एक दुकानदार 800 में एक वस्तु खरीदा, यानी इसका कॉस्ट प्राइस है 800, इसे 1000 में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस है आपका 1000। तो बोल रहा है इसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो पहले इसको निकालना क्या पड़ेगा, इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा इसका। तो 1000 माइनस में 800 करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, यानी कि 200 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 होता है ना, ये फार्मूला आपका होता है। तो प्रॉफिट दिया गया है मुझे 200, कॉस्ट प्राइस है 800 और यहाँ पर 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो 200 चौका में 800 काट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25, यानी कि 25% क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रॉफिट परसेंट। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है कि 5 संख्याओं का औसत 45 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो शेष का औसत 50 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या क्या है, क्वेश्चन गौर देख लीजिएगा। तब टोटल निकालेंगे ना 5 संख्याओं का योग, तो क्या निकालना पड़ेगा, 5 संख्याओं औसत दिया गया 45, तो 45 गुना में 5 करेंगे, यानी कि 55 25, 5 चौका में 20 2 22। अब क्या है, एक संख्या हटा देता है, यदि पहले 5 संख्या था तो अब क्या बच जाएगा, टोटल क्या बच जाएगा, 4 संख्या बचेगा ना। 4 संख्या का औसत कितना है, 50 है ना, तो 5 से 50 में गुना कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, टोटल 4 संख्या का यानी 200। अब देखिए यहाँ पर कितना कम हुआ, 25 कम हो गया ना, तो यानी वही तो कम किया है ना, वही बोल रहा है कि कौन सी संख्या हटाया गया है। तो इसमें से 25 संख्या हटाया गया है, यानी कि आपका कौन सा 225 माइनस में 200 कर दीजिए यहाँ पर, तो 25 को निकाला गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 25 आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 25 नहीं दिया गया है, ऑप्शन ए मिस प्रिंट है आपका है, तो ऑप्शन 25 को बना दीजिए ऑप्शन नंबर ए। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि एक आयत की परिधि दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन गौर से देख लीजिए, यहाँ पर लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से दोगुनी है ना, यानी इसका वेथ जो है ना, वेथ जो है इसका कितना है, x मान लेता हूँ इसका, तो लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा ना, 2x क्योंकि दोगुना है ना। देखिए तो अब क्या निकालना है आपको, परिधि ना, तो देखिए आयत के परिधि यानी कि पेरीमीटर, यहाँ नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ, यानी कि आपको 2 इंटू में लेंथ दिया गया आपका 2x और ब्रेथ दिया गया है x, तो मुझे दिया गया टोटल 60 दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू में कितना हो जाएगा, 2x 3x बराबर में 60। अब काट लीजिए, 2 से काटूंगा 30 हो जाएगा ये, और 3 से काटूंगा कितना बन जाएगा ये 15, यानी x बराबर में कितना बन जाएगा आपका 15 बन जाएगा। 3 2 5, गलत हो गया यहाँ पर, 3 से काटूंगा कितना 10 हो जाएगा ये आपका, ये कितना हो जाएगा 10, यानी x बराबर में कितना बन गया आपका 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ये क्या 3 दूना में 6x है ना, और x बराबर में कितना हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा हटा ही देता हूँ इसको, ठीक है ना, थोड़ा यहाँ पर आपको थोड़ा पर मिस्टेक पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है। अब इसको मैं फिर से समझाऊँगा आपको थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, ये 2x 3x ना, यानी कि 2 इंटू में 3x बराबर में कितना 60 हो जाएगा, 3 दूना में 6x बराबर में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, x बराबर में कितना हो जाएगा 60 बटा में 6 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा आपका। अब x का वैल्यू 10 हो गया ना, अब देखिए x वैल्यू 10 हो गया, तो देखिए विड्थ कितना माना था, चौड़ाई कितना माना था आपने, तो चौड़ाई x माना था, तो चौड़ाई कितना बन गया आपका 10 हो गया, और लेंथ कितना हो जाएगा आपका, ये 2x है ना, या दोगुना था तो 20 हो जाएगा आपका। ये आपको क्या एरिया निकालना है ना, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो 10 गुना में 20 कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 200 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, नहीं तो इसको समझे होंगे आप। आगे दिया गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का लागत दिया गया है यानी कॉस्ट प्राइस दिया गया है 600, तो उसका अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस, मैं मान लूँगा यहाँ पर मार्केट प्राइस मान लूँगा मैं कितना x मान लूँगा। अब देखिए क्या निकालना है आपको, देखिए मार्केट प्राइस में से आप कम करेंगे, डिस्काउंट कम कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस बच जाएगा ना। तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बराबर में सेलिंग प्राइस मैं कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 10% की छूट, x इसका क्या है मार्केट प्राइस है, तो x में से 10% की छूट देता है तो क्या बच जाता है 90% बच जाता है ना, तो मैं 90 बटा में 100 कर लूँगा। इसका क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा ना, छूट देने के बाद जो बचेगा वो सेलिंग प्राइस रहता है। और यहाँ पर 20% के लाभ है ना,
तो कॉस्ट प्राइस, देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला एक और क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट बटा में 100 होता है ना। तो देखिए कॉस्ट प्राइस मुझे दे दिया गया है 600 गुना में 100 और प्लस में 20% का लाभ है, तो 100 प्लस में 20 कितना हो जाएगा आपका, ये 120 हो जाएगा ना, 120 हो जाएगा बटा में 100। ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, दोनों मैंने इक्वल कर दिया, सेलिंग प्राइस तो एक ही रहेगा ना। अब कुछ नहीं, काट के आप आंसर बना लीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, देन एक्स बराबर क्या बच जाएगा 600 गुना में 120 बटा में 90, 0 0 कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 से काटूंगा 3 दूना में 6, यानी कि 200 चौका में 800 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, आपने बना भी लिया होगा, बस आपको क्वेश्चन कुछ नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, फिर खपत में 20% की कमी होती है, उसका खर्च प्रतिशत कितना है। अब क्वेश्चन को देखिए, मैंने ऐसे बताया था आपको फॉर्मूला में, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100। अगर बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, घटेगा तो माइनस करेंगे, और यहाँ पर ये साइन लगाएंगे, इन दोनों साइन को गुना करके यहाँ पर लगाएंगे, और एक्स वाई बटा में 100। अब 25% की वृद्धि है ना, तो प्लस एक्स हो जाए, प्लस यहाँ पे 25% की वृद्धि है 25 करेंगे, और 20% की कमी है तो माइनस 20 करेंगे, और प्लस माइनस माइनस 25 गुना में 20 बटा में 100 करेंगे। अब 25 और 20 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा आपका, ये देखिए 20 पंचे 100 और 5 पंचे 25, 5 हो जाएगा, यानी कि 5%, यानी घटाऊंगा तो 0%, यानी कि ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे दिया गया है कि ए बी सी की वेतन अनुपात 3 4 5 है। यदि सी का वेतन 25,000 है तो ए बी सी का कुल वेतन कितना है, ये मुझे पूछ रहा है। देखिए सी का वेतन 25,000 है, यानी सी का अनुपात कितना है 5,000 दिया गया है। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा, अगर आप तीनों का मानेंगे ना तो यानी कि देखिए 3x 4x और 5x, यानी कि ये आपका सी है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ठीक है ना। यानी कि 5x बराबर में कितना दिया गया है 25,000, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25,000 बटा में 5 हो जाएगा, 5 पंचे 25, 5,000 हो गया आपका x बराबर में। और टोटल कितना दिया गया है 3 4 5 दिया गया है ना, 3x प्लस में 4x प्लस में 5x बराबर में 5 4 3 7 5 12x दिया गया है। 12 गुना में x वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ पर 5,000 रखेंगे ना, 5,000 रखेंगे यहाँ पर, कितना 12 पंजे 60, यानी कि 12 पंजे 60, यानी 60,000 क्या हो जाएगा आप यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये ए में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। इसमें मैं देखिए मैंने लिखता नहीं हूँ ज़्यादा चीज़, मैं आपको समझाता हूँ, आप वो समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो, पता है तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे है कि एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे एक पुल पार करने में 40 सेकंड लगता है, तो ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, तो पुल की लंबाई कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए मैंने इसी क्लास में बताया है, आप उसको समझे हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या है, और आंसर जो कीजिएगा साथ साथ में आप कौन से जोन से हैं, ठीक है ना, आप ये भी कमेंट कर दीजिएगा। आंसर के साथ साथ में मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।